अभिनव ऑफिस से लौटकर जैसे ही घर में पहुंचा, घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वाणी अभी भी कबीर का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में थी और घर में केवल हंसराज था। अभिनव ने घर में इतना सन्नाटा देखकर हंसराज से पूछा, बाकी सब लोग कहाँ है? माँ भी घर में नहीं दिख रही। हंसराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो एक वॉक के लिए बाहर गई है। अभिनव ने घड़ी में टाइम देखा और बोला, रात के इस वक्त? वैसे अपने इस एरिया में सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा था। हंसराज ने जवाब दिया, उसकी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी अपने लोगों को एक्टिव कर रखा है। अभिनव ने उसके बाद ज्यादा इंक्वायरी करना ठीक नहीं समझा। वो पहले ही वैभवी वाले मैटर की वजह से परेशान था। उसने हंसराज को गुड नाइट कहा और सीधा अपने बेडरूम में चला गया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द वैभवी को पैसे देकर उससे अपना पीछा छुड़वाना था। अभिनव सारी रात परेशान रहा और अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा। फाइनली जब सुबह हुई तो अभिनव ने जल्दी से उठकर पैसों का इंतजाम किया और तैयार होकर घर से निकल गया। वैभवी ने फोन पर मैसेज डालकर अभिनव को पोर्ट पर मिलने के लिए बुलाया था। पिछले एक दिन से स्ट्रेस की वजह से अभिनव एग्जॉस्ट हो चुका था और उसका मूड भी बहुत खराब था। डॉकयार्ड पर घूमते हुए अभिनव अपनी जेब में रखे हुए चेक पर उंगलियां फेर रहा था। वो बस इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। तभी उसका फोन बजा। वो वैभवी का ही नंबर था। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, कहाँ पर आना है? सामने से वैभवी की आवाज आई, पायर 1। अभिनव ने फोन काटा और सीधे पायर 1 की तरफ चल पड़ा। उसे दूर से ही वैभवी एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए एक बोर्ड के पास खड़ी दिखी। ब्लैक ड्रेस में वैभवी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसे देखकर आसपास गुजरने वाले लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वैभवी अपने चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट लिए हुए थी जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अभिनव के दिल में उसके लिए केवल नफरत थी। अभिनव को देखते ही वैभवी ने हाथ हिलाते हुए कहा, हाय डियर। अभिनव के पास आते ही वो बोली, थैंक यू सो मच मुझे मिलने के लिए। अभिनव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कि मानो वैभवी उसके लिए एग्जिस्ट ही न करती हो। उसने ठंडे लहजे में कहा, कहा है? वैभवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या कहा है? ये सुनते ही अभिनव इरिटेट हो गया और बोला, वैभवी, अब जब तुम कमीनेपन पर उतर ही आई हो तो ये ना समझने का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मेरे आगे ये नौटंकी मत करो। वैभवी हैरान होते हुए बोली, क्या हुआ? तुम इतने नाराज क्यों? ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ रही? ये कहते ही वैभवी दोबारा मुस्कुरा दी। अभिनव के पास और पेशेंस नहीं था। उसने तुरंत चेक निकाला और वैभवी के हाथ में थमाते हुए बोला, वैभवी, ये रहे तुम्हारे 100 करोड़ रुपए, जल्दी से मुझे फोटोग्राफ्स की ओरिजिनल कॉपी दे दो। वैभवी खिलखिलाते हुए हंसी और बोली, ओह माय डार्लिंग अभिनव, क्या तुम मुझे पैसों का लालची समझते हो? मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती थी। गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए अभिनव बोला, मैं तुम जैसी घटिया लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता। चुपचाप फोटोज वापस लौटा दो। जोर जोर से हंसते हुए वैभवी ने अपने बैग में से कैमरा निकाला और अभिनव के हाथ में थमा दिया और फिर उसके बहुत नजदीक आकर बोली, बेबी, अगर ये पैसे तुमने पहले ही दे दिए होते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। अभिनव ने एक उंगली वैभवी के माथे पर लगाई और उसे पीछे धकेलते हुए बोला, अपनी औकात में रहो, मेरे नजदीक आने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा पूरा हिसाब खत्म। दोबारा कभी अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना, वरना। वैभवी ने बीच में ही बात काटते हुए अभिनव का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोली, तुम तो पहले कभी इतना गुस्सा नहीं करते थे। जब तुम मामूली डिलीवरी का काम करते थे तब तुम मेरी हर बात को इस तरह मानते थे जैसे पत्थर की लकीर हो, और अब तुम्हें मेरा चेहरा मनहूस लगने लगा उस चुड़ैल अनन्या की वजह से। अनन्या के बारे में ऐसी बातें सुनकर अभिनव का पारा चढ़ गया और उसने वैभवी को एक तेज धक्का दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी। अभिनव चिल्लाकर बोला, दोबारा कभी अपने मुंह से अनन्या का नाम मत लेना। और चुड़ैल कौन है ये तो तुम अपनी हरकतों से साबित कर ही रही हो। मैं अनन्या को इस महीने के एंड में प्रपोज करने वाला हूँ।
मुझे दोबारा तुम्हारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतरवाने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। ये कहते हुए अभिनव गुस्से से वहां तेजी से निकल गया। अभिनव को जाते हुए देखकर जमीन पर पड़ी हुई वैभवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, अभिनव कटवाल, इस महीने के एंड में तुम प्रपोज करने वाले हो। ये बात तुमने मुझे बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मेरा और मेरे परिवार का चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगी। तभी एक बड़ी सी बोट के पीछे छुपे हुए वैभवी के घर वाले दौड़ते हुए उसके पास आ गए। संजू उसको उठाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वैभवी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभिनव की कही हुई बात पर था। वैभवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो बनाई? समता ने हाथ में कैमरा नचाते हुए कहा, डन। वैभवी खुश होकर बोलने लगी, गुड। लेकिन अभी अभी अभिनव ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, समता ने तुरंत उसके हाथ में पकड़ा हुआ चेक खींच लिया और बोली, 100 करोड़ का चेक है। मैंने इतने पैसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। हम लोग अमीर हो गए। वरुण भी खुश होते हुए बोला, मम्मी, हम लोग फाइनली अमीर हो गए। अब जैसे ही हम कनाडा में नया हाउस खरीदेंगे, मैं एक महंगी लग्जरी कार लेना चाहता हूँ। फिर देखना, नताशा से भी सुंदर गोरी गोरी कैनेडियन लड़कियां मैं कैसे फंसाता हूँ। संजीव ये सब सुनकर बहुत ज्यादा निराश था। तभी वैभवी ने कहा, 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी अभिनव ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसके बाद मैं 100 तो क्या 1000 करोड़ भी उससे निकलवा लूं तो वह मना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर उसकी फैमिली के तीनों लोग एक पल के लिए शॉक में चले गए। वैभवी ने उनकी तरफ पलटकर मुस्कुराकर कहा, अभिनव इस महीने के एंड में अनन्या को प्रपोज करने वाला है और उसको डर है कि ये फोटोज उसके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। इसलिए उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के हमें 100 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन इन फोटोज की मदद से मैं अभी भी अभिनव को ब्लैकमेल कर सकती हूँ, बल्कि उससे 1000 करोड़ निकलवाने के बाद उनका रिश्ता हमेशा के लिए तुड़वा भी सकती हूँ। टू मच फन। ये कहते हुए वैभवी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। तभी वरुण बीच में ही बोल पड़ा, लेकिन अनन्या को तो फोटोज ऑलरेडी जा चुकी है ना? ये सुनते ही मानो वैभवी के सर पर बिजली गिर पड़ी। वो समता से बोली, क्या? कब? वरुण समता की ओर देखने लगा। समता ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा काम आसान करने के लिए अनन्या को भी फोटोज का एक सेट भिजवा दिया था। वैभवी चिल्लाई, क्या? कब? समता ने कहा, कल ही, अभिनव को भेजने से पहले। ये सुनकर वैभवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत समता के हाथ से चेक छीना और उसके बाल खींचते हुए बोली, समता पागल बुढ़िया, अगर अनन्या अभिनव को सब कुछ बता देती तो फिर अभिनव हमें पैसे क्यों देता? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। समता दर्द के मारे चिल्लाई और बोली, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैभवी ने समता को जोर का धक्का देकर नीचे गिराया और बोली, मनहूस बुढ़िया, तुमने हमेशा मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। आइंदा से मुझसे बिना पूछे ऐसे कुछ भी मत करना। ये कहते हुए वैभवी एक सोच में पड़ गई और बोली, इसका मतलब है कि अनन्या ने अभी तक अभिनव से फोटोज के बारे में कुछ नहीं कहा। शायद वो भी इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। जाने अनजाने सही, लेकिन माँ ने मेरी एक बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। ये ख्याल आती ही वो मुस्कुराने लगी। वैभवी का ये रूप देखकर संजीव भी घबरा चुका था। उसने किसी तरह समता को उसके पैरों पर खड़ा किया, लेकिन समता के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं थी। उल्टा वो वैभवी के कंधे को सहलाते हुए बोली, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से जो भी तुम कहोगी मैं वही करूंगी। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक प्लान बताओ। वैभवी ने घूर कर समता को देखा, लेकिन समता तुरंत ही बोल पड़ी, एक बार हम जब अभिनव को अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हें पुखराज को भी ढूंढ निकालना चाहिए और उससे भी अच्छा खासा पैसा निकलवाना चाहिए। वो तो तुम्हारे साथ 2 रात सोया भी था ना, उससे कम से कम 2000 करोड़ रुपए हम लोगों को निकालना चाहिए। ये बात सुनते ही संजीव गुस्से से चिल्लाया, बस करो, अपनी बेटी से इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन वैभवी ने संजीव को हाथ दिखाकर
चुप करवाते हुए कहा, नाइस आइडिया माँ, लेकिन पहले इस बकरे पर ध्यान देते हैं, फिर दूसरे का नंबर लगाएंगे। वैभवी की इस तरह की बातें सुनकर संजीव बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। अगले पल वैभवी तुरंत पलटी और अपने बाल झटकते हुए वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। समता तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। संजीव वही अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन तभी वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और साथ ले जाते हुए बोला, अरे पापा, आप आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? कहा हम गुड़गांव में रहते थे और अब सीधा कनाडा। चलो, मैं आपको अपनी नई कार में एक अच्छी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा, आपका मूड बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी तरफ द क्राउन क्लब में बैम्बू कोर्टयार्ड के अंदर पिछले 2 दिनों से अनन्या भूखी प्यासी अपने कमरे में ही पड़ी हुई थी। उन फोटोज का शौक अनन्या के लिए इतना ज्यादा था कि वो इमीडिएटली कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे उससे अपना फ्यूचर अंधकार में नजर आ रहा था। उसने अपने मन ही मन में अभिनव की तरफ से हजारों एक्सप्लेनेशन खुद को दिए, लेकिन उन पिक्चर्स में अभिनव वैभवी के साथ बहुत ही इंटीमेट तरीके से बैठा हुआ था, जो कि उसके धोखे का साफ साफ सबूत था। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ फूल खिले हुए थे और कोर्टयार्ड में फव्वारे से लगातार पानी एक खूबसूरत शेप लेते हुए गिर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। विक्रम ने आवाज लगाते हुए कहा, अनन्या, लंच रेडी है, जल्दी से आ जाओ। अनन्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंकल आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। विक्रम ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, देखो बच्चे, ऐसे जिद नहीं करते, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है, क्या तुम भूखी प्यासी बीमार हो जाना चाहती हो? अनन्या ने जवाब दिया, अंकल मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। विक्रम इमोशनल होते हुए पूछने लगा, अनन्या, क्या तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही है? तुम मुझे और दादाजी को कुछ भी बता सकती हो, कहीं अभिनव तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? ये सुनते ही अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभिनव मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे 2 घुस्से मारकर सुधार दूंगी। विक्रम ने डिसअपॉइंटेड आवाज में कहा, ठीक है, भूख लगे तो आ जाना। विक्रम के जाते ही अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले और वो एक घुटी हुई आवाज में बोली, अभिनव ही मुझे परेशान कर रहा है अंकल, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती। बाहर डाइनिंग टेबल पर आते हुए विक्रम ने गुस्से से कहा, मुझे लगता है इन दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है, बस ये हमें बता नहीं रहे हैं। हरदेवपाल ने कहा, कुछ ही दिनों में इनका रिश्ता पक्का होने जा रहा है, फिर ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अनन्या अपनी तबीयत बहुत खराब कर लेगी। मैं उसको अपने साथ थोड़ी देर बाहर लेकर जाता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ बता दे। लेकिन हाँ, तुम जबरदस्ती कान लगाकर सुनने की कोशिश मत करना। हाँ? विक्रम ने नाराज होकर कहा, पापा आप तो मुझे कोई दूध पिता बच्चा समझते हो, मैं सिंह इंटरनेशनल का मालिक हूँ, मैं क्यों कान लगाकर सुनूंगा? मैं लोगों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता हूँ। हरदेवपाल ने विक्रम को घूर कर देखा और फिर अनन्या का दरवाजा खटखटाने लगा। बड़ी मुश्किलों के बाद किसी तरह अनन्या ने दरवाजा खोला। हरदेवपाल ने कहा, खाना नहीं खाना तो 10 मिनट मेरे साथ बाहर कोर्टयार्ड में तो बैठ सकती हो। अनन्या जानती थी कि अगर उसने और दिन तक खाना नहीं खाया तो उसके घर वाले उसको पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे, इसीलिए वो चुपचाप दादाजी के साथ बाहर चली गई। अनन्या और हरदेवपाल के बाहर जाती ही विक्रम तुरंत दबे पांव से अनन्या के कमरे में घुस गया और अनन्या का सामान वगैरह चेक करने लगा, लेकिन उससे अनन्या की इस हालत का कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। वो कमरे से बाहर आने ही वाला था कि तभी उसकी नजर आंसुओं की वजह से गीले पड़ चुके तकिए पर पड़ी। उसने जैसे ही तकिया उठाया, उसे तुरंत तकिए के नीचे एक लिफाफा पड़ा हुआ दिखाई दिया। विक्रम ने धीरे से झुककर वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और गौर से देखने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या विक्रम लिफाफा खोलकर वो फोटोज देख लेगा? क्या अभिनव की जिंदगी में आने वाला है वैभवी नाम का एक बहुत बड़ा तूफान? आखिर वैभवी अनन्या के साथ क्या करने का प्लान कर रही है? क्या अभिनव के वैभवी को 100 करोड़ रुपए देना उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।